देखिए, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहले क्या है? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे किया गया? लंदन में। और लंदन कहाँ की राजधानी है? ब्रिटेन की। और आपको बता दें, लंदन में कौन सी नदी है? लंदन में कौन सी नदी है? क्या थेम्स नदी है? क्या थेम्स नदी है? ये पूछा जाता है ना। लंदन में थेम्स नदी है। और कौन से सागर में है लंदन? और लंदन कौन सागर में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो उत्तर का अटलांटिक महासागर है उसमें है। एस के आकार का है। किसका है? एस के आकार का। इसको अंध महासागर भी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब भी मैं आप लोगों को यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन बताता हूं तो कांग्रेस का निर्माण और प्लस गरम दल और नरम दल। गरम दल वो लोग थे जो किसी भी तरीके से लड़ाई करके, विद्रोह करके, आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। नरम दल वो था जो केवल और केवल प्रार्थना करके, आप बोल सकते हो कि एकदम नम्र स्वभाव के हुआ करते थे और उनसे उनको आज़ादी चाहिए थी। निम्न में से लाल, पाल और बाल से किसका संबंध नहीं है? निम्न में देखिए क्या बोला जा रहा है? निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? उसने ये बोला है। देखिए, लाला लाजपत राय, लाल का मतलब क्या था? लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल, पाल का मतलब क्या था? बिपिन चंद्र पाल। अब बाल का मतलब क्या था? बाल गंगाधर तिलक। यानी इन तीनों का मतलब है, इसका मतलब नहीं है। आया समझ में? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनका मतलब नहीं है, लेकिन नाम आया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सुन लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। यह भी प्रश्न बना है, यह भी प्रश्न बना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट कीजिए। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? देखिए ध्यान दीजिए, आपको इसमें ऑप्शन के हिसाब से करना है। ध्यान दीजिएगा, जजिया कर तो बहुत पहले लगाया गया था। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन के हिसाब से करना है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं। आंसर क्या है? औरंगजेब ने। और आपको बता दें, ये जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिमों में लगाया जाता था। गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं है। कौन है? जो मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो है, जैसे हिंदू और भी धर्म थे। आया समझ में? नेक्स्ट, और थोड़ा उसको ऊपर कीजिए। देखिए, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ध्यान दीजिएगा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वो पहला शासक पृथ्वीराज नहीं, भीम द्वितीय था। कौन? भीम द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, हमने ये पढ़ा है कि इतनी बार लड़ाई हुई है, 17 बार लड़ाई हुई है, लेकिन पहले प्रश्न को देखिए, उसने क्या बोला है? भारत का वह पहला शासक। क्या बोला है? पहला शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? पहले की बात कर रहा है, वो था कौन? भीम द्वितीय। अगला कीजिए, अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिए। नहीं, वो फ्लैश आ रहा होगा ना, उसमें थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको। चलिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? वो है क्या? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। अच्छा, अशोक की बात की जाएगी तो इनको सम्राट की उपाधि दी गई थी, और एक और उपाधि क्या? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। और इन्होंने कहां पर सबसे बड़ा आक्रमण किया था? कलिंग में। और कलिंग का राजा कौन? खारवेल। और आपको बता दें इसमें किसकी विजय हुई थी? सम्राट अशोक की। और आपको बता दें कि ये इतना भयंकर ये युद्ध था कि जिस मैदान में लड़ा गया था कलिंग में, वहां पर त्राही त्राही हो गई थी, और आप बोल सकते हो कि खून का एक सैलाब हो गया था, जिसकी वजह से इनका मन एकदम गिल्टी फील होने लगा सम्राट अशोक का। इसके बाद इन्होंने
बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। इसके बाद यानी युद्ध के बाद पाश्चात्य के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षु बन गए और अपने बेटा और बेटी को दक्षिण की तरफ भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यह भी एग्जाम में पूछता है कि सम्राट अशोक ने बाद में कौन सा धर्म धारण किया या भिक्षु बना? बौद्ध धर्म। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन क्या है? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन, क्योंकि ये उस समय 2018 का था और 2018 का करंट अफेयर का है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सी लखनऊ और पटना, या फिर दिल्ली। अब क्योंकि आपको बता दें ये उस समय 2018 का है, तो 2018 का करंट अफेयर बहुत मुश्किल से ही जो है याद होगा। तो ये जो आंसर है वो कहाँ का है? उत्तराखंड। ये कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के उत्तराखंड में किया गया। ये उस समय का करंट अफेयर है, सन 2018 करंट अफेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? परवीन सुल्तान, प्रोफेसर TN कृष्णन, राम किंकर या राजा रवि वर्मा? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सुनते जाइएगा, जीएस के आपके लगभग 38 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी या चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? चिकन आप जानते हैं क्या है? ये चिकन मुर्गा मत समझे खाने वाला, ये कपड़ों में जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं, सलवार सूट, उसमें कढ़ाई का काम किया जाता है, कढ़ाई। और लखनऊ में जो कढ़ाई होती है उसको चिकनकारी बोलते हैं। तो आप ये बताइए आंसर क्या हो गया? इसका काम कहाँ किया जाता है? इसका काम किया जाता है कहाँ पे? लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से है। आपको बता दें, ये जो प्रश्न है किससे है? आर्ट एंड कल्चर से है। ये जितना भी चिकन करी का नाम आएगा तो ये होटल की चिकन करी नहीं है, ये एक कपड़ा है जिसमें क्या है, जरी का काम किया जाता है, उसको सुनहरा बनाया जाता है, लखनऊ में होता है। लखनऊ इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सलवार सूट के लिए लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अच्छा, मैंने 10वां पढ़ दिया क्या? कोई बात नहीं, 10वां सही, उसके बाद 9वां पढ़ देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा? 7वां स्थान। पहला स्थान किसका? रूस का। पहला स्थान किसका? और विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन? एशिया। आया समझ में? पूरे विश्व में कितने समंदर? समंदर तो एक ही है, लेकिन उसको 7 अलग अलग नाम से विभाजित किया गया है। पूरे विश्व का एक ही समुंदर है, लेकिन उसको 7 अलग अलग नाम से, यानी 7 महासागर, ठीक है। आए समझ में? उसके बाद देखिए थाल घाट, ऊपर 9वां क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है ना हमारा। देखिए, मुझे लगता है इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, जो पुराने स्टूडेंट हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं काराकोरम श्रेणी, हिमालय श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। किसमें? पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही। देखिए काराकोरम तो उत्तर में आ गया, हिमालय श्रेणी उत्तर में, विंध्याचल श्रेणी मध्य में, लेकिन थाल घाट दर्रा, ध्यान दीजिएगा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, पाल घाट दर्रा पलक्कड़ गैप भी से बोलते हैं केरला, और थाल घाट कहाँ पे? अरे महाराष्ट्र में है। तो ये क्या, कौन सा इलाका है हमारा? पश्चिमी घाट है ना। देखिए सबसे पहले भोर घाट, उसके नीचे थाल घाट, और फिर केरला में पाल घाट, पलक्कड़ गैप जिसे बोलते हैं। तो कौन से इलाके में आया? पश्चिमी घाट, यानी अरब सागर वाले पश्चिमी घाट में, ठीक है। ओके, 10वां तो हो गया। अगला कीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? रूपांतरित जिसको बोला जाता है, कायांतरित। देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कब बनता है? जब लावा निकलता है। शैल, संगमरमर, बेसाल्ट, इन सब को तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये चट्टानों का प्रथम रूप है। और ये जो संगमरमर है ये चूना पत्थर होता है पहले, और इसको अत्यधिक दबाव दिया जाता है या धरती का दबाव मिलता है, और धरती का दबाव मिल जाने के बाद यह अपनी काया को पलट देता है, कायांतरित हो जाता है, यानी संगमरमर। तो इसमें से कौन सा कायांतरित है? संगमरमर। कायांतरित की जगह रूपांतरित भी बोला जाता है। आया समझ में? अभी सर ने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जो ग्रेफाइट है इसको पत्थर में आप मत गिनिएगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। सबको पता है टाटा नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, टाटा ज्यादा बिकता है तो टी से कोई नाम बताया जाए, तो तत्व, ठीक है, तत्व, तोता नमक, तत्व नमक, ठीक है, इस तरीके के। और आपको बता दें कलर भी वैसा कर देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएं कि यही है टाटा। ठीक है, ओके, अगला करते हैं। देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में? बृहस्पति, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इको मार्क क्या बोल रहा है? इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह इको मार्क क्या दे रहा है भाई? ये इको मार्क किसी उत्पाद पर दिया गया इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह किफायती कीमत नहीं। सबसे पहले शब्द को समझिए। शब्द मतलब ये इको का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। इको का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। और ऐसे पदार्थों पर इको मार्क इसलिए लगाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि ये जो पदार्थ है वह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, यानी पर्यावरण में यह घुल मिल सकता है, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसमें लगाया जाता है क्या? इको मार्क। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। पर्यावरण दृष्टि से क्या है? अनुकूल है। जैसे मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करना, खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करना, और बताइए जैसे लकड़ी का कोई प्रोडक्ट है, जब तक उसमें हम कोई जला नहीं रहे हैं तब तक वो पर्यावरण के लिए ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है प्लास्टिक। आप बता दें बहुत सारी प्रजाति समुद्र में लोग फेंक देते हैं, जैसे आपका ये पन्नी हो गया, बोतल हो गया, तो वहाँ की बहुत सारी प्रजाति ये पन्नी खा लेती हैं या पन्नी में फंस जाते हैं, तो नतीजा वो विलुप्त होती जा रही हैं। आपको बताएं, तो इसीलिए पन्नी में इको मार्क नहीं लगाया जाता। इको का मतलब समझिए पर्यावरण, जो पर्यावरण दृष्टि से सही है। जैसे आपने देखा होगा सोने में होता है BIS हॉलमार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS हॉलमार्क सोने में, उसमें क्या होता है भाई? उससे पता चलता है कि जिसमें BIS हॉलमार्क है मतलब सरकार ने उसको प्रमाणित किया है कि यह सोना शुद्ध है। ठीक है, इससे आभूषण बना सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कैसे पता लगाया? उत्तर से दक्षिण, उत्तर में है श्रीनगर और दक्षिण में है कन्याकुमारी, बिल्कुल सही। अगला नाबार्ड है एक निर्धनता निवारण कार्यक्रम नहीं, सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं, बीमा निगम नहीं, क्या बचा? बैंक। नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि से संबंध रखता है, किसानों को लोन मिलता है, उससे कृषि के लिए लोन मिलता है, जमीन के लिए लोन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। उस तरफ होगा, उस तरफ। हाँ ये 17 नंबर है ना? ओके ठीक है।
कोई बात नहीं, जब तक बंद हो जाएगा तब तक हम करेंगे, कुछ तो क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, क्या दिक्कत हो गई है ना। मुझे इस बात का चिंता नहीं है कि किसका कॉल आना है किसका कॉल नहीं आना है, ठीक है, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड नोबेरो, एम स्वामीनाथन, सुरेंद्र के बंसल, संजय राजाराम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्या? बी नंबर, क्योंकि ये सुना सुना नाम लग रहा है ना, ये एम स्वामीनाथन है ना, डेविड नोबेरो। क्या आंसर है इसका? डेविड नोबेरो। ये आ सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको बता दें जो सम्मान होते हैं ना, वो चाहे बाद का हो चाहे अभी का हो, वो आ सकता है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड नोबेरो। ये क्या है? ये क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप समझे। इसका मतलब अगर इस साल आप 2022 का पेपर दोगे यूपी पुलिस का, तो आपको 2020 और 2021 का पूरा करंट अफेयर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं होता है कि आप जो है पेपर दो और पिछले 1 महीने का करंट अफेयर आ जाए, नहीं, पिछले 1.5 से 2 सालों का करंट अफेयर आता है, और पिछले 1.5 से 2 सालों की घटनाएं करंट अफेयर ही रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो किसको मिला है? डेविड नोबेरो को। ओके, 18 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? वो बोल रहा है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी मौसम नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए, मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी मतलब जैसे गांव में कोई व्यक्ति है, नहीं जा रहा कमाने, क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको बोला कि भाई तू ना जा कमाने, मैं तुझे बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आया समझ में? उसको बोलते हैं क्या? अदृश्य बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए किसान है, अपने घर से जा रहा है खेतों में, खेतों से जा रहा है घर में, वास्तविक देखा जाए तो कोई रोजगार नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? अदृश्य रोजगार। मौसमी रोजगारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी सीजन है कटाई का, समझिएगा, कटाई का सीजन आने वाला है। कई सारे लोग उत्तर प्रदेश से जाते हैं सीधे पंजाब, वहां पर फसल काटते हैं और 3-4 महीने रहते हैं, बाकी का साल बेरोजगारी। यानी वो कैसी जो रोजगारी हुई? मौसमी रोजगारी हुई। तो इसमें देखिए, गांव में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हमें दोनों तरह की बेरोजगारी, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो सी है ना, क्या बोल रहे हैं आप? बताए तो, तुम्हें क्या लगा? चलिए अगला 19 का। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, कीजिए इसको, ये तो आपको आना चाहिए यार, ठीक है। ये संविधान है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर है? ए नंबर। ए नंबर कितने लोग बोल रहे हैं भाई? आप बोल रहे हो। किसको लगता है कि बी होना चाहिए? आपको लगता है बी होना चाहिए? गलत हो। देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1970 और 42वें संविधान संशोधन, समझिएगा अभी, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इंदिरा गांधी के समय में। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट सुनिएगा, 44वां संविधान संशोधन भी आया था। 44वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था, उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार और उसे जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के, देखो फिर से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा?
6 से 14 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब यहाँ पर आया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो हमारे संविधान के कौन से भाग में वर्णित? भाग 4 में। 3 बता रहे, देखो नीति निदेशक तत्व भाग 4 में वर्णित। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान संहिता। अरे वाह, बड़ा तेज आज तुम जा रहे हो। चलो, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 44 में। लेकिन अनुच्छेद 44 कौन से भाग में वर्णित है? 4 में। और भाग 4 का नाम क्या है? नीति निदेशक। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अगला लिखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन? 12। राज्यसभा में कितने? लोकसभा में 2। अगला, नेक्स्ट, अरे वो कर लेगा, ठीक है। क्लासिक पुस्तक समझिएगा भी, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन। अच्छा, मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक इनमें से कौन है? अरविंद घोष। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष थे। ठीक है, ओके, अगला कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है इस बार? 24 है ना? गोबर गैस के मुख्यतः होता है क्या? मीथेन। बिल्कुल सही। ध्यान दीजिएगा, मीथेन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, मीथेन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। ठीक है, और ये गोबर गैस से अनुपात होती है, और यही गैस दलदली इलाके में भी होती है। ध्यान दें, सदाबहार हरे भरे वन में ये गैस पाई जाती है, और इसके कारण बहुत जंगल ध्वस्त होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। बिल्कुल सही। अगला, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण? तो आंसर नंबर 26 क्या है? सरफेस टेंशन, सतही तनाव के कारण। सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण जब बूंद गिरती है तो वो कैसे रहती है? लेकिन नहीं, हमें तो ऐसे बनाया सिखाया ना। हाँ, वो बूंद दिखाती है, बूंद का मतलब दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की, क्या बोल रहा है प्रश्न? धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गलत है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वो क्या है? नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पे? लखनऊ। बिल्कुल सही। अगला, 1 मिनट नीचे कीजिए। ये जो मेरठ है, मेरठ किसके लिए जाना जाता है? स्पोर्ट की सामग्री के लिए। और यहां पर अभी मेजर ध्यानचंद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, याद है ना? कब हुआ शिलान्यास? 1 जनवरी 2022। बस का नंबर भी याद होगा।
1 तारीख को गए हो, 2 जनवरी को हुआ है। 1 तारीख को गए हो, 2 को हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तालों के लिए। अलीगढ़ किस लिए जाना जाता है? ताला के लिए। नेक्स्ट कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1981। अगला देखिए क्या बोल रहा है, धुरिया लोक नृत्य। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा, देखो एक चीज बताते हैं, हंसने की बात नहीं है ये क्लास में यार, तुम कमेंटबाजी बहुत किया करते हो यार, तुम चुप रहा करो, नहीं तो तुम आके एकदम एक काम करो, यहाँ पे आके पढ़ा लो। बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा बोलते हो तुम यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड होने पता चले ना। सुनिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपने देखा होगा हमारे देश में जब बैंजो बजता है तो लड़कियां जो है डांस करती हैं, नहीं लड़कियां नहीं, औरतें डांस करती है ना, वो हमारे यहाँ का लोक नृत्य है। आपको बता दें, वो हमारे यहाँ का लोक नृत्य है, वो परंपरागत नृत्य है। उसको पहले भी नाचा जाया करता था और आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? हाँ, वैसे ही। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, परहरिया। ये परहरिया नहीं होता, पहरिया होता है, ये थोड़ा सा गलत है। पहरिया या थारू, तो ये कौन सी है? थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। भाई दीपावली में लग गई होगी आग, है ना? पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? देखिए क्या बोल रहा है, पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या होगा? धारा 23। यार सब तुम्हें याद है, क्या बात है? बार बार इसका काम पड़ता है क्या? बार बार काम पड़ता है क्या इसका? धारा 23 का। ऊपर कीजिए। ₹1000 और 500 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका आंसर है धारा 489 का से 489। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न की आईपीसी धारा से भी प्रश्न आया करते हैं। क्या बोल रहा है? धारा 489 का से 489। नेक्स्ट, तो वो ये है ना, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन को? 25 जनवरी, बिल्कुल सही। अगला कीजिए। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही। अगला, दो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? बोरोबी था। अगला लिखिए 36। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? मोरक्को में। कहां पे किया गया है? मोरक्को में। अगला कीजिए 37 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हो क्या आप? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है? हाँ, जेनेवा में है, गैट जिसे बोलते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है? अगला देखिए लास्ट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे स्थित है? अब मैं आपको बताता हूं, देखिए दिमाग लगाइएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा हमारा ज्योग्राफी का भी है,
इसने क्या बोला है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक संस्था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो जूट है सदाबहार हरे भरे वन और दलदली वन में ज्यादा पाया जाता है। दलदली वन का मतलब मैंग्रोव वन, वेलांचली वन, और दलदली वन सबसे ज्यादा कोलकाता में है। हाँ, परसेंटेज में ज्यादा कहीं और है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पे है? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों है? सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा कैसा? दलदली डेल्टा। इसके कारण यहाँ पे क्या है? जूट का क्या है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक संस्था है। यहाँ पर जूट का उत्पादन भी किया जाता है। क्लियर है? यहाँ से आज आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का 150 क्वेश्चन पूरे हुए, और इसको देखिएगा, अमल कीजिएगा और रोजाना प्रैक्टिस में डालिए। क्लियर है? इससे अपना एक लेवल समझिए।